हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजडम बुक में। तो ये जो हमारी एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर बेस्ड सीरीज स्टार्ट हुई है, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो हमारी ये सीरीज स्टार्ट हुई है, इसका मैं पार्ट 17 लेकर आपके लिए आ गया हूँ। अब जो है 1 से 2 पार्ट में हमारा आधुनिक भारत का इतिहास जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम किसी और सब्जेक्ट के बारे में भी वन लाइनर सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो होपफुली आपने प्रीवियस वीडियोज़ को भी देखा होगा। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने आपके लिए इन लेक्चर्स की पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। तो हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है अंतरिम सरकार के गठन के लिए अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सुलह हुई थी, उसके बारे में ही अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली, जो कि क्लीमेंट एटली उस समय थे, लेबर पार्टी से संबंध रखते थे, द्वारा भारतीय नेताओं के से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया था। तो ये इन्होंने कैबिनेट मिशन का उस समय गठन किया था। कैबिनेट मिशन का कब भारत आया, तो ये 24 मार्च 1946 ईस्वी में जो है ये भारत आया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस द्वारा की गई थी तथा इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स तथा ए.बी. अलेक्जेंडर। तो हमने देखा था कि क्रिप्स मिशन के जो हेड स्टैनफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, साथ ही साथ जो पैट्रिक लॉरेंस थे, उन्हीं की टीम जो है फिर से कैबिनेट मिशन के नाम से आई थी। इस बार जो है स्टैनफोर्ड क्रिप्स की जगह पैट्रिक लॉरेंस को जो है अध्यक्ष बनाया गया था इस कैबिनेट मिशन का। तो नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं कैबिनेट मिशन में के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हमने देखा था कि 1940 से लेकर 1946 ईस्वी तक जो है 6 वर्ष लगातार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो उस समय यही जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड वेवेल जो है उस समय भारत के वायसराय थे। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया था। तो महात्मा गांधी ने जो है कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया था। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैबिनेट मिशन के जो है कुछ मुख्य प्रावधान इन्होंने क्या किए थे। तो भारत की एकता बनाई रखी जाएगी। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को जो है इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। ये चाहते थे कि भारत की एकता जो है बनी रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा विदेशी रियासतें शामिल होंगी। संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधान सभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक संविधान सभा बनेगी जिसमें जो है प्रांतीय विधान के एक सभा होगी और देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी, जो प्रांतीय विधान सभा के साथ नहीं जुड़ना चाहते, उन देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी इसमें अलग से शामिल रहेंगे। ये इनका प्रस्ताव था। नेक्स्ट हम देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। तो ये इन्होंने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। तो गांधी जी जो है वर्तमान के बांग्लादेश के नोआखाली प्रदेश में इन हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी। तो उन्होंने वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी के साहस और विवेक, जो कि नौखौली में उन्होंने हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए साहस और विवेक दिखाया था, उसके कारण इन्हें ये उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। तो 1922 के जो है कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने इस विचार को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था। तो ये जो है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया था। अगला हम इसी में यहाँ पे देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, जिसमें प्रांतों के लिए 296 सदस्य के लिए ही चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार जो हैं इसमें निर्वाचित हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं, संविधान सभा का पहला सत्र जो है कब आयोजित किया गया था। तो ये सत्र इन्होंने दिसंबर 1946 ईस्वी में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है इसे आयोजित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि संविधान सभा का पहला सत्र जो है कब हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। उसके बाद हम देखते हैं कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था, उसमें जो है किसे अस्थायी सदस्य बनाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है
प्रथम सत्र में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसके बाद जो है फिर से 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक बुलाई जाती है, जिसमें जो है एक स्थायी सदस्य जो कि परमानेंट अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है, परमानेंट एक अध्यक्ष को चुना जाता है जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। इन तीनों पॉइंट्स को हम यहाँ से याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वायसराय बेबल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था। तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को जो है अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया। तो इन्होंने 2 सितंबर 1946 को जो है इसका अंतरिम सरकार का गठन किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए। तो लियाकत अली और उनके साथ जो 5 सदस्य और मुस्लिम लीग के थे वो अंतरिम सरकार में जो है 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न हमारे पास आ जाता है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्री इंडिया लीजन की नामक सेना जो है सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल था उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके सदस्य जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि इन्हीं विभाग जो है कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले जो है इनके पास थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पास थे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आ जाते हैं, जिनके पास के गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग, रियासती संबंधी मामले जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थे। नेक्स्ट बलदेव सिंह जी जो कि रक्षा विभाग, रक्षा मंत्री उस समय के अंतरिम सरकार में थे। नेक्स्ट जॉन मथाई जो है उनके पास उद्योग और आपूर्ति विभाग दिया गया था। नेक्स्ट चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी जो कि शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग इनके पास दिया गया था। अगला हमारे पास आ जाता है CH भाभा, इनके पास जो है कार्य, खान और बंदरगाह का भार इनके पास दिया गया था। नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनके पास की खाद्य और कृषि मंत्रालय इनके पास दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आसफ अली जी के पास जो है रेल विभाग, रेल मंत्री ने बनाया गया था। जगजीवन राम जी को जो है श्रम विभाग का मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट हमारे पास लियाकत अली खान जिन्हें की वित्त मंत्री, वित्त विभाग इन्हें सौंपा गया था। नेक्स्ट इसी में देखते हैं हम अशफाक उल्ला खान जो है पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। तो ये भी हमने पहले पढ़ चुके हैं हम इस पॉइंट को, फिर से हमें इसे ध्यान रखेंगे कि अशफाक उल्ला खान जो है पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जो कि ऑन रिकॉर्ड मुस्लिम क्रांतिकारी जो है शहीद हुए हैं, वो अशफाक उल्ला खान है। इन सभी बातों को यहाँ से हम ध्यान रखते हैं। अगला इसी में हमारे पास आ जाता है भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। तो 20 फरवरी 1947 को जो है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले जो है भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी। तो ये जो है क्लीमेंट एटली जो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि अंग्रेज जो है जून 1948 से पहले जो है भारत को छोड़कर चले जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड बेबल के स्थान पर किसे वाइसरॉय नियुक्त किया था। तो इन्होंने जो है लॉर्ड बेबल को हटाकर लॉर्ड माउंटबेटन को जो है वाइसरॉय नियुक्त किया था। इसमें आगे हम देखते हैं माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई थी। तो इन्होंने जो है 3 जून 1947 को ये योजना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये माउंटबेटन प्लान और माउंटबेटन योजना को जो है 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं माउंटबेटन के प्रमुख प्रावधान। जो माउंटबेटन योजना थी उसमें जो है कुछ प्रमुख प्रावधान माउंटबेटन जी के द्वारा किए गए थे, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा था कि पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों में प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। तो जो प्रांतीय हिंदू मुस्लिम बहुसंख्यक जिले थे उनकी जो एक सदस्यों की अलग से बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि उनके प्रतिनिधियों को निश्चय करना था कि उन प्रांतों के जो है विभाजन किया जाए या नहीं। दूसरा हमारे पास इसमें आता था विभाजन होने की दशा में 2 डेमोनियन भारत पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाए। तो इन्होंने जो है भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम्स को अलग करने की बात कही थी इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता चलाया जाए कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। तो असम के सिलहट जिले और उत्तर पश्चिमी प्रांत की सीमाओं के जो राज्य थे उनमें ये पता चलाया जाए कि वो भारत के साथ रहना चाहते थे या फिर पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोजित की जाएगी, बाउंड्री कमीशन का गठन इससे किया जाएगा, जिससे कि जो सीमाओं का विभाजन जो है
बिना किसी रोक-टोक के किया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो है सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा सीमा आयोग की अध्यक्षता की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने ही जो है रैडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच खींची थी और भारत और बांग्लादेश के जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान माना गया था, उसके बीच भी इन्होंने ही सिरिल रैडक्लिफ ने ही ये लाइन खींची थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? तो ये जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें ये प्रस्ताव जो है स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी जो है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हम देखते हैं वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? तो अब्दुल गफ्फार खान जो हैं वो राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे जो कि विभाजन को बिल्कुल भी कभी भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिग्री बर्ड प्लान तैयार किया था जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित कर रहा है, इसलिए इस योजना को वाल्कन प्लान भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है एक पॉइंट, यहाँ पर गांधी जी की मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी, पर जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि हमारे जीवन से, उस समय जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी के कथन थे कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, गायब हो गया है। तो ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं ब्रिटिश संसद तथा द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो ये जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो है माउंटबेटन योजना को स्वीकृति दी गई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान जो हैं वो ये किए गए थे कि 15 अगस्त 1947 को से भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक डोमिनियन जो है अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति जो है इंग्लैंड का सम्राट करेगा। ये भी इसमें ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नए संविधान का निर्माण होने तक जो है दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। जब तक इनके संविधान नहीं बन जाते दोनों देशों के, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार जो है इनका शासन प्रशासन चलाया जाएगा। तो इसके अगले हम देखते हैं अगला पॉइंट, भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्रता रहेगी का विकल्प नहीं दिया जाएगा। उन्हें या तो भारत में रहना होगा या फिर पाकिस्तान में। तो किसी भी रजवाड़ों को जो है किसी भी निज़ाम और उस समय जो भी राजाधिराज के अंदर राज्य थे उनको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिलेगा, या तो उन्हें भारत में विलय होना होगा या फिर उन्हें पाकिस्तान में जाकर विलय होना होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में हमारे पास आ जाता है भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो हमने पढ़ा था कि जेबी कृपलानी ही उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही जो है भारत के अंतिम वायसराय थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो उस समय जो है निश्चय किया गया था कि हर डोमिनियन का जो है एक गवर्नर जनरल होगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ही जो है पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का पद संभाला था। नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसके बाद जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने किसी भारतीय को ही इन्होंने गवर्नर जनरल बनाया था। तो जो चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी जो है भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल है, क्योंकि उसके बाद जो है गवर्नर जनरल का पद इन्होंने समाप्त कर दिया था संविधान निर्माण के बाद, और हमने जो है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का पद जो है यहाँ पर स्टार्ट किया था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने जो है स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया था? तो ये जो है MS सुब्बुलक्ष्मी जी जो है बहुत ही उस समय की फेमस गायिका थी, उनके द्वारा ये जो है दोनों गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन जो है केंद्रीय असेंबली में गाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है गवर्नर जनरल के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो है पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, जिसके बाद वो जो है PM भी बने थे पाकिस्तान के। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय
संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो जो है 26 जनवरी 1950 को, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को पूर्णतः रूप से लागू किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आज़ादी के बाद जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जी.बी. मावलंकर जी को चुना गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, तो इन सभी बातों को यहाँ से हम याद रखेंगे। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट कीजिए अपने सजेशंस और फीडबैक कमेंट सेक्शन में, शेयर कीजिए इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही बहुत से डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिलेटेड जो है वन लाइनर सीरीज में आपके लिए इन फ्यूचर लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो में बने रहने का आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।